तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की अपील की है। उन्होंने होली के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने बधाई संदेश में कहा कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है। सामाजिक समता, सौहार्द एवं उल्लास का प्रतीक ये पर्व संपूर्ण समाज और प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। वहीं होली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक विशेष तोहफा देने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर से लखनऊ की उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी होगा। इसका निर्माण पूरा होते ही टर्मिनल में 200 और यात्रियों के ठहराव की क्षमता बढ़ जाएगी। गोरखपुर से उड़ान भरकर पहुंचने वाले पहले विमान के यात्रियों का रविवार दोपहर 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि राज्य सरकार के वरिष्ठ नेता भी यात्रियों के स्वागत में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें राजधानी लखनऊ में भगवान लक्ष्मण जी की भव्य प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और अब जल्द 151 फीट की भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी और ये प्रतिमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से ऊंची होगी। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका था। नए बजट में इसके लिए 1 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। महापौर ने यह भी साफ किया है कि प्रतिमा पुराने लखनऊ के उस लक्ष्मण टीला स्थान पर नहीं लगाई जाएगी जहां इसे लेकर पहले विवाद हो चुका है। आपको बता दें कि कल एक बार जब दोबारा लक्ष्मण प्रतिमा को लेकर के मुद्दा सामने आया तो इसी के बाद तमाम तरह के जो समुदाय हैं उनकी तरफ से बातें निकल करके सामने आने लगी कि टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण जी की प्रतिमा का लगाया जाना ठीक नहीं है। इनका भव्य निर्माण होना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर निर्माण होना चाहिए। इसके बाद अहम ऐलान संयुक्ता भाटिया ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी खबर में? देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि लखनऊ का भी नाम बदला जाएगा और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि नगर निगम एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें लखनऊ में एक मूर्ति लक्ष्मण भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण है उनकी मूर्ति 151 फीट की लगाई जाएगी। वो भी लखनऊ में एक प्रसिद्ध स्थान है, लक्ष्मण टीला के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। वर्तमान में यहाँ पर टीले वाली मस्जिद बनी है, उसके ठीक सामने एक पिकुनिया पार्क है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कुछ पार्षदों की जो प्रस्ताव आया था कि वहां अगर मूर्ति लग जाएगी तो एक तो टीले वाली मस्जिद टीला लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता था, कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां के जो इमाम हैं उन्होंने विरोध किया कि वो भी इस तरीके से उन्होंने विरोध किया है कि यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है आने वाले समय में, क्योंकि लक्ष्मण एक महान पुरुष थे तो उन महान जगह पे ही उनकी मूर्ति लगाई जाए। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाहे ईद की नमाज हो या फिर तमाम नमाजें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। एक यहाँ पर बहुत बड़ा समुदाय, एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। अब इस मामले को लेकर के फिलहाल नगर निगम को लखनऊ में एक विशाल एक जगह की तलाश है कि वो लक्ष्मण की मूर्ति कहाँ लगाई जाए जहाँ पर कोई विवाद न हो। और जिस तरीके से लखनऊ का इतिहास पूजा रहा है, लखनऊ ये बताया जाता है जो साहित्यकार हैं या फिर जब भी प्राचीन काल में जाते हैं लखनऊ को लेकर के, तो ये अवध की जो क्षेत्र था ये लक्ष्मण के हिस्से में आया था, भगवान राम ने दिया था। तो लखनऊ तभी से बिल्कुल। लेकिन अनूप, इस पूरे विवाद पर कहीं ना कहीं संयुक्ता भाटी ने जो है विराम लगाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दूं कि नए संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे की वजह से प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई है। यूपी में शनिवार को 6500 के पार पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शनिवार को 1061 केस नए मिले हैं, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 1032 रही। हालांकि शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को कोरोना से कम मौतें हुई हैं, जो कि राहत भरी खबर है। शनिवार को कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से लखनऊ में हुई 1 मौत, जबकि 1 संक्रमित की प्रयागराज में मृत्यु हुई थी। तो वहीं बसंत पंचमी से शुरू हुआ ब्रज का होली महोत्सव आज
अपने चरम पर पहुंच गया। जी हां, आपको बता दें कि जब प्रीत और भक्ति के विविध रंगों से गोकुल की गलियां रास रंग में डूब गई हैं। बरसाना और नंदगांव में जहां लठमार होली की धूम रही, तो वहीं गोकुल पहुंचते पहुंचते लठ छड़ियों में तब्दील हो गई। आज पूरे जोश और उमंग के साथ हुरियारों की टोली ठाकुर जी का डोला लेकर विश्राम घाट से प्रारंभ होकर छत्ता बाजार, होली गेट समेत पूरी नगरी में घूमते हुए विश्राम घाट पर ही समापन होगा। डोले में श्री राधा कृष्ण स्वरूपों की झांकी, रसिया मंडल शामिल होंगे। गोकुल के लिए चली तो आपको बता दें कि कृष्ण भक्तों ने छतों से फूल बरसाते हुए गुलाल अबीर उड़ाया और गोकुल की गलियों में बाल गोपाल की डोली प्रवेश करते ही गोकुलवासियों में हर्षोल्लास की लहर भी दौड़ जाती है। वहीं बाल गोपाल कृष्ण स्वरूप के डोले को कोरोना के चलते मंदिर से बाहर नहीं लाया गया। और होली को लेकर जो होली का उत्सव है वो पूरे यौवन पर है। होली आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान द्वारकाधीश की तरफ से पुजारी जो है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को होली के मौके पर दूल्हा-रोपी हथौड़ा की बारात निकाली गई। कई लोगों ने सिर पर चमकती टोपी लगाए तो किसी के माथे पर और गाल पर रंग बिरंगी गुलाल नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के थाप पर नाचते बाराती। आपको बता दें कि प्रयागराज में होली के मौके पर हथौड़ा बारात निकालने की परंपरा 60 साल से ज्यादा पुरानी है। इस मौके पर पूर्व मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह सहित कई दिग्गज लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। तो चलिए, मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी जुड़ गए हैं। हालांकि इनके जुड़ने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन ये रंग आपको जानने बेहद जरूरी हैं, तो इसलिए आपको सीधे मथुरा लिए चलते हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ तस्वीरें इस समय दर्शकों के लिए आप लेकर आए? जी मैं पूजा आपको बता दूं कि इस समय वृंदावन में और मथुरा में जो होली है उसका उत्साह बड़े ही जोर से है। और आज चूंकि बसंत पंचमी से जो होली शुरू हुई थी वो आज होली के उत्सव तक, होली के त्योहार तक आ पहुंची है, जिसमें आज जहाँ विश्राम घाट से डोला निकलेगा, चतुर्वेदी का डोला जिसको कहा जाता है, उसमें भगवान के साथ भक्त होंगे, बड़ी संख्या में लोग होंगे जो होली का आनंद लेते हुए पूरे बाजार में निकलेंगे। उसके साथ ही मथुरा का होली गेट जो रहा है वहां पर होली का जो है पूजन होगा। और यहाँ पे होली का पूजन के लिए की मूर्ति और भक्त प्रहलाद की मूर्ति रखी गई है, जिसमें यहाँ होली का एक बड़ा ही जो है सुंदर यहाँ पे भव्य सजाया गया है। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे होली को लेकर के बड़ा उत्साह है और उसको देखते ही लोग सुबह से ही कई जगह पे होलियों की पूजा कर रहे हैं। पूजा अर्चन के बाद आज रात को इनका जो है इनको जलाया जाएगा। उसी के साथ साथ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, वो बताएंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर होली का क्या उत्सव होता है और होली को लेकर मथुरा में किस तरह की उमंग है और होली गेट पर होली का क्या महत्व होता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं महेश काजू, अध्यक्ष वाल्मीकि संकल्प वेलफेयर सोसाइटी मथुरा। मैं आपको होली का महत्व बता देना चाहता हूं। होली हम लोग क्यों मनाते हैं और होली गेट पर होली क्यों रखी जाती है? जब देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, हमारे सेनानियों ने अंग्रेजों को पूरे देश से जब भगाया, उनको मारा, तो उनको मारने के बाद में जो खुशी की होली मनाई गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे देश में होली का पर्व मनाते हैं। और होली गेट पे जिस तरह पूरे देश में होली मनाई जा रही थी, उसी दिन होली गेट पे भी हमने अंग्रेजों की चिताएं जलाई थी, इसलिए होली का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल सुरेश, होली का पर्व बेहद खास मथुरा वासियों के लिए हर लिहाज से कृष्ण नगरी है, तो राधा कृष्ण के प्रेम रंग सभी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अंग्रेजों से जुड़ी हुई भी अपनी कुछ अलग कथाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती देने वाले दबंग विश्वनाथ की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आगरा के खंदौली थाने के दरोगा प्रशांत कुमार यादव को गोली मारने वाले आरोपी विश्वनाथ को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी दरोगा की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहा था विश्वनाथ। तो वहीं जैतपुर थाना पुलिस ने कमतरी पुल पर
मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, तो वहीं जवाबी फायरिंग में विश्वनाथ के दोनों पैरों में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, तो वहीं उसके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। आरोपी को पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती नजर आई है। जैतपुर और खंडोली की टीम ने थाना क्षेत्र जैतपुर में बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा था। विश्वनाथ को जब आते हुए उन्होंने देखा तो रोकने का उन्होंने इशारा भी न किया था, वार्निंग दी गई थी। और विश्वनाथ ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग अचानक से शुरू किया, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में उसके दोनों टांगों पे गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। मौके से 2 तमंचे और बाइक जो है वो बरामद की गई है और जिसको गोली लगी है विश्वनाथ को, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल एड के लिए भेजा गया। तो वहीं आपको बता दें कि खंदौली में दरोगा प्रशांत कुमार यादव की हत्या के आरोपी विश्वनाथ के खिलाफ पुलिस भी सख्त हो गई है और कार्रवाई की योजना भी बन रही है। पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट पर राजस्व विभाग की टीम 2 दिन से गांव में जमीन की पैमाइश कर रही है। आरोप है कि हत्या आरोपी ने ग्राम समाज और तालाब की जमीन पर घेर जो है बना रखी थी, यानी कि उस पर अवैध कब्जा कर रखा था। एसडीएम एतमादपुर की रिपोर्ट का इंतजार अभी लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट हत्यारोपी के खिलाफ आई तो बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पूजा जी, मैं बता दूं कि जो अपने हत्या आरोपी हैं विश्वनाथ, वो कई दिनों से फरार था और लगभग एसएसपी बबलू कुमार ने 12 टीमें लगा रखी थी, जो कि अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, दिल्ली, कानपुर की तरफ बहुत इसके ऊपर काफी दबाव था पुलिस के ऊपर। लेकिन कल रात को फिरोजाबाद के नगला खंगर से बाइक पर ये आ रहा था विश्वनाथ। उसकी पहले से ही जानकारी पुलिस को हो गई थी। उसकी घेराबंदी कर जैतपुर क्षेत्र में कमतरी पुल पर नाकाबंदी लगाई गई और जैसे ही उसने कदम है पुलिस ने उसको रोका, उसने तुरंत अपना कट्टा निकालकर जो भी अवैध हथियारों से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो पुलिस को जबरन और अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी और उसके दोनों टांगों पर गोली लगी है। उसको घायल हो गया और उसे वहां पर गया। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसको क्यों बचाया गया। और जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि इसके ऊपर कदम है किसी राजनीतिक दल का दबाव था पुलिस के ऊपर के इसका एनकाउंटर नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एक पुलिस का इकबाल कमजोर हो रहा था और एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक दरोगा की हत्या की गई थी। प्रदीप, ये भी कहा जा रहा है कि जमीनों की पैमाइश लगातार चल रही है और अगर अवैध जमीनें पाई जाती हैं। जिस तरीके से बिकरू कांड के मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर खंदौली के दरोगा प्रशांत कुमार यादव की हत्या के रूप में विश्वनाथ के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। और कल हमने आईजी सतीश अरोड़ा से भी हमने बात की तो उन्होंने भी बिल्कुल साफ लहजे में कहा था जो भी पुलिस महकमे के लोगों से टकराएगा उसको जमीन दोस्त किया जाएगा, उसकी पुश्तें याद रखेंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं को एक और सौगात देने जा रहा है। ट्रस्ट की भावी योजना के अमल में आते ही श्रद्धालु घर बैठे ही रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकेंगे। इस तरीके से आरती का पास बनने का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें 30 लोगों को ऑनलाइन पास बनवाने की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी ट्रस्ट कार्यालय से रोजाना संध्या आरती के लिए 50 भक्तों को पास जारी किया जाता है। इसी को दिखाकर भक्त आरती में शामिल हो पाते हैं। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में इस बार की होली बेहद खास होगी। जी हां, भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन के बाद पहली होली में रामलला भी खादी से बनी बेहद डिजाइनर कपड़े पहनने वाले हैं। अयोध्या में शनिवार को पहुंचे मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथों से बनी हुई खादी के विशेष वस्त्र रामलला को अर्पित किए हैं। उन्होंने 4 जोड़ी विशेष वस्त्र श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किए। खादी बोर्ड की तरफ से खादी को प्रमोट करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला सहित भाइयों को खादी के वस्त्र भेंट किए हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले हाथरस कांड में करीबन 5 महीने का निलंबन झेलने के बाद बहाल होने वाले विक्रांत वीर सिंह को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनातगी मिल गई है। जी हां, 2014 बैच के आईपीएस अफसर विक्रांत वीर सिंह हाथरस में एसपी के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने शनिवार को 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद प्रदेश में वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। दोनों ही महानगर में पुलिस आयुक्त और संयुक्त आयुक्त की तैनातगी के बाद अब पुलिस उपायुक्त की तैनातगी की जा रही है। वहीं पंचायत चुनावों का बिगुल बजते ही गांव की राजनीति में हलचल बढ़ गई। भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट में शुरू हुई है। ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की बिक्री संबंधित ब्लॉक कार्यालय में की जाएगी। पंचायत चुनावों के लिए शनिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है और ग्राम प्रधान, बीडीसी पदों के लिए भी उम्मीदवार पर्चे खरीद रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद 178 कैदियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन आजम खान ने कोरोना डोज लगवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आपको बता दें, कारागार अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य टीम ने महिला कैदियों को भी राहत की डोज दी। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राहत की डोज कारागार में भी दी जाने लगी है। शासन के आदेश पर जिला कारागार में भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंचकर कैदियों को वैक्सीनेट कर रही है, लेकिन रामपुर सांसद आजम खान को वैक्सीनेशन को कहा गया तो उन्होंने वैक्सीन लगवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं उन्नाव में पिछले दिनों अपर जिला जज से अभद्रता के मामले में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बेहद गंभीर रुख अपनाते हुए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अजय यादव और प्रशांत सिंह अटल पूरे मामले की जांच करेंगे। ये कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो वहीं दूसरी ओर उन्नाव न्यायालय में घुसकर तोड़फोड़ और न्यायाधीश से मारपीट और अभद्रता की घटना के दूसरे दिन एडीजे ने नौकरी से इस्तीफा की अर्जी डीजे के माध्यम से हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस की भी मांग की है। तो वहीं पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायरमेंट देने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जी हां, सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्रा ने शनिवार को उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति न मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करी है। याचिका के अनुसार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी सेवकों को समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का अधिकार है। इन प्रावधानों में 50 साल से ज्यादा आयु के आपको बता दें कि कमजोर अफसरों को व्यापक जनहित में सेवा से बाहर किए जाने की व्यवस्था है। इसके विपरीत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए उन सरकारी सेवकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं या फिर सरकारी सेवकों के अधिकारियों के प्रति मुखर रहते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको सामने रखते हुए याचिका में दाखिल करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है अमिताभ ठाकुर ने।